नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश दवे, आपका फ्रेंड और इकोनॉमिक्स ट्यूटर। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग समझने वाले हैं चैप्टर 2 कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स में वेल्थ का मतलब और वेल्थ के टाइप्स। तो मीनिंग ऑफ वेल्थ एंड टाइप्स ऑफ वेल्थ। दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर में एडम स्मिथ ने जो इकोनॉमिक्स के बारे में अपना ख्याल समझाया था, उन्होंने बोला था इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ। तो यहाँ पर समझना ये है कि हम बार बार इकोनॉमिक्स में वेल्थ शब्द का इस्तेमाल होगा, बार बार वेलफेयर शब्द का इस्तेमाल होगा। क्यों? क्योंकि एडम स्मिथ बोलते थे इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ और अल्फ्रेड मार्शल बोलते थे इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ वेलफेयर। तो दोस्तों, बार बार ये जो वेल्थ और वेलफेयर शब्द का इस्तेमाल इकोनॉमिक्स में होगा तो अच्छा है कि इस शब्द को डिटेल में हम लोग समझ लें। तो दोस्तों, संपत्ति का मतलब होता क्या है, वेल्थ का मतलब होता क्या है? तो दोस्तों, वेल्थ का मतलब है जो हमारे काम में आए, जो यूजफुल है। वेल्थ का मतलब जिसकी कमी है, वेल्थ का मतलब जिसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं, और वेल्थ का मतलब जिसकी ओनरशिप होती है, जिसका मालिकाना हक होता है। हर एक दुनिया की हर एक चीज़ संपत्ति नहीं होती है, जो हमारे काम में आती है, जो जिसकी कमी होती है, जिसको हम एक्सचेंज कर पाते हैं और जिसका मालिकाना हक होता है, उसी को हम लोग संपत्ति बोलते हैं। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है संपत्ति के, वेल्थ के। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसमें से समझते हैं टेक्स्ट बुक में से। वेल्थ एंड वेलफेयर। The concepts of wealth and welfare frequently appear in economic discussions and are very important in economics and hence must be clearly understood at this stage. ये जो वेल्थ और वेलफेयर जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा बार बार यूज हुआ है इकोनॉमिक्स में। तो अच्छा है, इसको डिटेल में अब यहीं से समझ लेते हैं। मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल्थ। सिंस the time when Adam Smith gave the definition of economics in the context of wealth, the subject of wealth became extremely important in economics. जब से एडम स्मिथ ने वेल्थ के कंटेक्स्ट में इकोनॉमिक्स का ख्याल बताया है कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, तब से ये वेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट बन गया है समझने के लिए कॉन्सेप्ट। तो मीनिंग इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अल्फ्रेड मार्शल। दोस्तों, कितना समन्वय था इन लोगों में, भले इनके विचार अलग अलग थे। अल्फ्रेड मार्शल ने एडम स्मिथ की क्रिटिसिज्म की थी कि उन्होंने संपत्ति को केंद्र में रखा, जबकि रखना चाहिए मानव कल्याण को, वेलफेयर को केंद्र में रखना चाहिए, मानवीय को केंद्र में रखना चाहिए इकोनॉमिक्स के। तो अल्फ्रेड मार्शल के विचार एडम स्मिथ से थोड़े अलग थे, लेकिन फिर भी उन्होंने वेल्थ का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया। दोस्तों, आप जितना भी इकोनॉमिक्स पढ़ोगे उसमें अल्फ्रेड मार्शल का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने इकोनॉमिक्स में बहुत सारे लॉ, बहुत सारे प्रिंसिपल्स बनाए हैं। उसमें से एक कॉन्सेप्ट हमें समझाया है वेल्थ और वेलफेयर के बारे में। तो इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अल्फ्रेड मार्शल्स आइडिया, अल्फ्रेड मार्शल क्या बोलते हैं? वेल्थ इज समथिंग विच इज़ यूजफुल। वेल्थ वो है, संपत्ति वो है जो यूजफुल है, जो स्कैर्स, जो जिसकी कमी है। वेल्थ इज समथिंग विच इज़ यूजफुल, स्कैर्स, being capable of getting exchanged and can be owned by somebody। दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कुछ चीज़ों का एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। और एग्जाम्पल क्या? ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उन चीज़ों के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो वो वेल्थ है, संपत्ति है। अगर नहीं हो रहे तो वेल्थ नहीं है। दोस्तों, ये जो मकान, जिस मकान में हम लोग रहते हैं, हाउस, घर, तो क्या वो यूजफुल है? हाँ, यूजफुल है। वो हमें ठंडी में मतलब विंटर में ठंडी से बचाता है, समर में गर्मी से बचाता है, मॉनसून में बारिश से बचाता है, यूजफुल है। स्केर्स, क्या कमी है? बहुत कमी है मकानों की। कैपेबल ऑफ गेटिंग एक्सचेंज, क्या एक्सचेंज कर सकते हैं? हाँ, बेच सकते, बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अगर हमारा खुद का मकान है, खुद का बेचेंगे तो मिलेंगे। तो देखो, अगर हमारा खुद का मकान है तो पैसे हम लोग उसको बेच सकते हैं और पैसे में बहुत सारे मिलेंगे। तो कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सचेंज एंड ओन्ड बाय समबडी। हाँ, आपके पापा के नाम पर, ठीक है, मेरा मकान मेरे पापा के नाम पर, और मेरे नाम पर भी मकान हो सकता है, तो ओन्ड बाय समबडी, मालिकाना हक हो सकता है। तो क्या घर संपत्ति है? हाँ, हमारा जो मकान है, हाउस है, हमारे पास जो गहने होते हैं, जो ज़मीन होती है, उन सबको हम संपत्ति बोल सकते हैं, क्योंकि इनमें सारे जो मैंने आपको डेफिनेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, ये अप्लाई होते हैं। अब अगर मान लो मैं ऐसा बोलूँ कि अमूल ताज़ा, हम लोग घर में जो मिल्क की, जो हम लोग मिल्क परचेस करते, क्या वो हमारे लिए संपत्ति है? आपने लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि हमारे पास एसी है, हमारे पास गाड़ी, हमारे पास बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? मतलब ये तो पिक्चर का डायलॉग है, लेकिन कभी किसी को ऐसा सुनते बोला आपने कि हमारे घर में 10 थैली दूध है, हमारे घर में इतना दही है?
नहीं, क्योंकि वो वेल्थ नहीं है। अब क्यों वेल्थ नहीं है? यूजफुल हाँ है, स्केर्स उसकी कमी हाँ है, इसलिए तो पैसे देने पड़ते हैं। कैपेबल ऑफ गेटिंग एक्सचेंज नहीं है। आप ऐसा दूध लाकर किसी को बेच सकते हो? नहीं बेच सकते हो, वो एक्सचेंज नहीं कर सकते। एंड ऑन्ड बाय समबडी, ऑन्ड बाय समबडी, मैं ला सकता हूँ दूध, मतलब दूध की थैली लाऊं, दही लाऊं, वो मेरा है, लेकिन हम पहली बात तो उसको बेच नहीं सकते, और दूसरी बात संपत्ति का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है दोस्तों ड्यूरेबिलिटी, मतलब लंबे समय तक चलता है। क्या दूध दही ये सब चीजें लंबे समय तक चलती है? नहीं। तो इसलिए दुनिया की हर एक चीजें संपत्ति नहीं है, जिसमें ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अप्लाई होते हैं वही संपत्ति है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने बताया आपको डेफिनेशन में, द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी डिफाइंड, कैन बी डिराइव्ड अबाउट वेल्थ। फर्स्ट इज इट शुड पॉजेस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूजफुलनेस, मतलब ये उपयोगी होती, ये जो संपत्ति है ना उसका मतलब ये यूजफुल होती है। इट मस्ट बी यूजफुल इन सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स और नीड्स, ये इंसान की जरूरतों को क्या करती है? सेटिस्फाई करती है। Therefore, goods which are useful in satisfying needs of human beings are wealth. तो जो चीज़ें हमारी ज़रूरतें पूरी करती है वो सारी संपत्ति है। फॉर एग्जाम्पल हाउस, व्हीकल, प्रीशियस ज्वेलरी, ये सब कुछ क्या है? संपत्ति है। मकान है, जो हमारे पास जो भी व्हीकल है, ठीक है, और जो भी प्रीशियस ज्वेलरी है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब संपत्ति है। सेकेंड, इट शुड बी स्केर्स, कमी होनी चाहिए। अगर कमी नहीं होगी तो उसका एक्सचेंज वैल्यू नहीं होगा। Those commodities which are scarce in supply in relation to their demand and possess exchange value, जो चीज़ों की, जो जिन चीज़ों की सप्लाई कम है उसकी डिमांड के सामने, जिन चीज़ों के यूजफुल होने के साथ साथ सामने डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, और जिसकी एक्सचेंज वैल्यू है, वही वेल्थ है। तो देखो दोस्तों क्या लिखा है, दोज कमोडिटीज विच आर स्केर्स इन सप्लाई इन रिलेशन टू देयर डिमांड एंड possess exchange value besides being useful are called wealth। जिन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है और सामने सप्लाई कम है और एक्सचेंज वैल्यू है यूजफुल होने के साथ साथ, वो सारी संपत्ति है। गुड्स विच आर यूजफुल बट नॉट स्केर्स एंड डू नॉट कमांड और डू नॉट हैव एनी एक्सचेंज वैल्यू लाइक सनलाइट एंड एयर आर नॉट कॉल्ड वेल्थ इन इकोनॉमिक्स। दोस्तों जो चीज़ें जिसकी सप्लाई अनलिमिटेड है, यूजफुल तो है, जैसे सनलाइट है, उसके बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते, हवा है, एयर है, इसके बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते, तो उसकी यूज वैल्यू तो है, लेकिन उसकी सप्लाई अनलिमिटेड होने की वजह से उसकी एक्सचेंज वैल्यू नहीं है दोस्तों, और इसकी वजह से वो संपत्ति नहीं है। कोई बोल सकता है हमारे घर में इतनी सनलाइट है, हमारे घर में इतनी हवा आती है, नहीं, और हमारे पास इतनी हवा है, नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके ऊपर मालिकाना हक नहीं हो सकता है। तो दोस्तों जिन चीज़ की कमी होती है, जिनकी एक्सचेंज वैल्यू होती है, वही वेल्थ होता है। थर्ड, इट शुड हैव फिजिकल और इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस। दोस्तों वो भौतिक दिखती हुई होनी चाहिए, और आज के समय में इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस भी होता है। इंटेलेक्चुअल मतलब क्या होता है कि हमारी बुद्धि की वजह से हम लोग कोई नई चीज़ इनोवेट करते हैं। जैसे साइंटिस्ट कोई नई चीज़ बनाता है, या तो कोई ऑथर अपने विचारों से कोई बुक बनाता है, तो उसके विचारों का जब वो कॉपीराइट करवाता है, तो जितनी भी बुक्स, जो भी पब्लिकेशन वाला, जिस पब्लिकेशन वाले को वो बुक पसंद आती है, वो ऑथर को बहुत सारे रुपए देता है, और जितनी बुक की कॉपी बिकती है उतना उन एक एक कॉपी के ऊपर उनको रॉयल्टी मिलती है। तो दोस्तों आज के ज़माने में जो विचार है, जो हमारे इंटेलेक्चुअल, जो हमारी प्रॉपर्टी है, मतलब इंटेलेक्चुअल हमारे जो विचार है, वो भी संपत्ति बन सकते हैं। पहले के ज़माने में ये पॉसिबल नहीं था। बाकी संपत्ति का भौतिक अस्तित्व ही था। भौतिक मतलब दिखती हुई होनी चाहिए। तो देखो दोस्तों, इट शुड हैव फिजिकल और इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस। वेल्थ शुड हैव एन एग्जिस्टेंस विच कैन बी एक्सचेंज। वेल्थ का एक्सिस्टेंस होना चाहिए जिसको एक्सचेंज कर सकते हैं। द एबिलिटी to understand the aptitudes of human beings, their physical abilities are the inherent abilities and aspects of human beings and are usually not exchanged। देखो दोस्तों, हमारे अंदर हम जो मेहनत करते हैं, ठीक है, हमारी जो फिजिकल एबिलिटीज़ है, हमारा जो हमारी समझ शक्ति है, ठीक है, फिर हमारी जो मेहनत है, ये सब है ना, ये हमारी आंतरिक शक्ति है। इसको हम कभी बेच नहीं सकते। मैं कभी बोल सकता हूँ कि मैं ना मेरी मेहनत तुझे बेचता हूँ, ये ले 100 रुपये में, मैं मेरी बुद्धि तुझे बेचता हूँ 100 रुपये में, नहीं। तो दोस्तों ये जो अंदर की चीज़ें, जो हमारी फिजिकल एबिलिटीज़ है, वो वेल्थ नहीं बन सकती, क्योंकि उसको हम एक्सचेंज नहीं कर सकते। जो दिखता है ना, जिसका एग्जिस्टेंस होता है मेरी हार्डवर्क पर, वो तो मुझ में है, वो दिखेगी थोड़ी हार्डवर्क।
समझ में आया? कोई बोल सकता है कि हाँ ब्रिजेश सर हार्ड वर्क कर रहे हैं, या तो कोई बोल सकता है कि हार्ड वर्क, लेकिन वो हार्ड वर्क दिखता नहीं है, सिर्फ महसूस हो सकता है कि बहुत मेहनत कर रहा है, क्योंकि वो इनर फीलिंग है, वो फिजिकल एबिलिटीज है। मेरी जो बुद्धि है, मेरी जो मेहनत करने की क्षमता है, वो मेरे अंदर है, इसको हम एक्सचेंज नहीं कर सकते। लेकिन ये जो मकान है, मकान दिख सकता है, उसको क्या कर सकते हैं हम? बेच सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, समझने की शक्ति, ह्यूमन बींग्स का जो एटीट्यूड है, जो फिजिकल एबिलिटीज है, ये इनहेरेंट एबिलिटीज है, ठीक है, ये हमारे अंदर की एबिलिटी है, इसको हम बेच नहीं सकते। इसलिए संपत्ति वो है जिसका अस्तित्व होना चाहिए। In today's world, however, the intellectual abilities of human beings, like the ability to create new ideas, are exchanged for money in the market, and hence the intellectual ability to create novel idea and goods is called wealth. दोस्तों, कुछ लोग साइंटिस्ट जो नई नई चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, और किसी को बेचते हैं, या तो जो ऑथर, मैंने अभी आपको बोला ना, ऑथर अपने नए विचारों के द्वारा कोई अच्छी सी बुक बनाता है, तो आज के समय में वो वेल्थ बन सकती है, क्योंकि उससे उनको उस चीज़ को बेचकर उनको बहुत सारे पैसे मिलेंगे, और अगर कॉपीराइट करवाते हैं तो पूरी ज़िंदगी रॉयल्टी भी मिलती है दोस्तों। तो जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, जिसके थ्रू नई चीज़ें क्रिएट होती है, जिसके थ्रू बुक्स बनती है, वो आइडियाज वेल्थ बन सकते हैं आज के समय में। Yet the ability of a scientist to think is her quality and not wealth, but the novel idea created by the scientist is wealth. साइंटिस्ट के जो विचार है, ठीक है, वो उसके अंदर की एबिलिटी है, उसको एक्सचेंज नहीं कर सकते, लेकिन उन विचारों से जो नई चीज उन्होंने इनोवेट की है, वो वेल्थ बन सकती है, उससे बहुत सारे रुपए उनको मिलेंगे। उनके विचारों के द्वारा जो नई चीज उन्होंने बनाई होगी, वो बेचकर उनको बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, तो इसको हम वेल्थ बोल सकते हैं। तो इसका एक अस्तित्व होना चाहिए, दिखती हुई होनी चाहिए वेल्थ, तो इसलिए है इट शुड हैव फिजिकल और इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस। फोर्थ है वेल्थ कंस्टिट्यूट्स गुड्स विच आर कैपेबल ऑफ एक्सचेंज। देखो दोस्तों, वेल्थ में ऐसे गुड्स होने चाहिए जो हम एक्सचेंज कर सके। अगर हम एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे तो वो वेल्थ नहीं होगी, वो संपत्ति नहीं होगी। जैसे वेल्थ इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, ये एक आर्थिक कॉन्सेप्ट, एंड देयरफॉर मस्ट बी कैपेबल ऑफ गेटिंग एक्सचेंज, मतलब उसको एक्सचेंज किया जाना चाहिए। Wealth is meant to satisfy present as well as future consumption and other needs, and therefore must be capable of exchange. Wealth हमारी प्रेजेंट जरूरतें तो पूरी करता ही है, लेकिन फ्यूचर के लिए भी ज़रूरतें पूरी करता है। अगर मैं जिस मकान में हम लोग आज रह रहे हैं, तो वो मकान हमारी आज की ज़रूरतों को पूरा करता है, आज हमें सेफ रखता है सभी तरह के एनवायरनमेंट से। लेकिन अगर उस मकान को बेच देंगे, तो उसको बेचने से जो बहुत सारे पैसे मिलेंगे, तो उससे फ्यूचर की हम बहुत सारी ज़रूरतें क्या कर पाएंगे, पूरी कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों यहाँ पर ऐसा लिखा है, वेल्थ इज मीन टू सेटिस्फाई प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर कंजम्पशन एंड अदर नीड्स, एंड therefore must be capable of exchange. A home purchased today satisfy the present need of housing and can be sold in future to buy other goods. जो मकान में हम रह रहे हैं, वो हमारी आज वर्तमान की ज़रूरत को पूरा कर रहा है, और उसको बेचकर हम फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। प्रीशियस मेटल्स, लैंड एटसेट्रा अल्सो पजेस दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब ज़मीन जो है, फिर प्रीशियस मेटल्स जो गहने हैं, ये सब भी, मतलब इसमें भी ये कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इसको आप एक्सचेंज कर सकते हो, और जिसको एक्सचेंज नहीं कर सकते वो वेल्थ नहीं है दोस्तों। ड्यूरेबिलिटी मतलब टिकाऊ, लंबे समय तक वो चीज़ें चलनी चाहिए तो ही वो वेल्थ होगी। वेल्थ मस्ट पजेस ड्यूरेबिलिटी, इसलिए तो मैंने बोला कि जो दूध की थैली हम लोग लाते हैं हर रोज, जो दही लाते हैं, जो FMCG गुड्स होते हैं, वो लंबे समय तक नहीं चलते, उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, और इसलिए वो वेल्थ नहीं है दोस्तों। वेल्थ मीन्स वेल्थ मस्ट पजेस ड्यूरेबिलिटी, उसमें ड्यूरेबिलिटी होना चाहिए, लंबे समय तक टिके रहनी चाहिए। ड्यूरेबल गुड्स कैन बी यूज्ड फॉर फ्यूचर एक्सचेंज एंड फॉर सेटिस्फाइंग फ्यूचर नीड्स एंड देयरफॉर बिकम वेल्थ। जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं उसको हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, और फ्यूचर की हमारी ज़रूरतों को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, इसलिए ये वेल्थ है, संपत्ति है। गुड्स विच पेरिश आफ्टर सिंगल यूज कैन नॉट बी यूज्ड फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शंस एंड फर्दर एंड देयरफॉर दे आर नॉट वेल्थ। देखो दोस्तों, जो भी गुड्स हम लोग एक बार यूज करने के बाद उसको यूज नहीं कर पाते, जैसे दूध की थैली हम लोग लेकर आए, दही हम लोग लेकर आए, हमने यूज कर लिया, अब दूसरी बार उसका यूज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए वो वेल्थ नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में हम उसको एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे, फ्यूचर में उसका यूज नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? लेकिन अगर मान लो मैं आज फ्रिज लेकर आता हूँ,
तो अभी तो मैं उसका यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर में मुझे उसको बेच देना है तो मैं बेच भी पाऊंगा, पैसे भी मिलेंगे, इसलिए वो वेल्थ है। तो ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, लैंड, हाउस, प्रीशियस ज्वेलरी आर ड्यूरेबल गुड्स एंड हेंस कैन बी कंसिडर्ड वेल्थ अलॉन्ग विद देयर अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। शेयर्स आर ऑल्सो वेल्थ। ये जो मैंने फिर से बोल रहा हूँ, ये ज़मीन है, ये जो गहने हैं, ठीक है, जो हाउस है, मकान है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें अप्लाई होते हैं, इसलिए संपत्ति है। और जो शेयर मतलब इक्विटी शेयर्स होते हैं वो भी वेल्थ होती है, जब लंबे समय तक इसको रखते हैं और फिर जब भी ज़रूरत होती है तो शेयर्स बेच देते हैं और पैसे ले लेते हैं, तो इसलिए शेयर्स भी वेल्थ है। फूड ग्रेन्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय अ फार्मर आर नॉट वेल्थ। जो फूड ग्रेन्स फार्मर प्रोड्यूस करता है वो वेल्थ नहीं है, क्योंकि उसको लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन आज के समय में जहाँ पर इतने सारे मतलब गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है, कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी दे रही है, तो अगर फार्मर लंबे समय तक अपने गेहूं को स्टोर कर सकता है और दूसरे भी कैरेक्टरिस्टिक अप्लाई होते हैं, तो फिर वो फार्मर के लिए वेल्थ बन सकती है। इफ़ दे पेरिस इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, अगर शॉर्ट टर्म में ही वो गेहूं मतलब अगर मान लो उनके पास फैसिलिटी नहीं है कोल्ड स्टोरेज किया तो रखने की, तो जो फार्मर के पास जो गेहूं है वो वेल्थ नहीं बन पाएंगे। लाइकवाइज लेबर ऑफ अ लेबरर इज ऑल्सो नॉट कॉल्ड वेल्थ। किसी मजदूर के पास जो मेहनत होगी वो भी वेल्थ नहीं हो सकती, वो संपत्ति नहीं हो सकती है। फिर से बोल रहा हूं, किसी मजदूर के पास अपनी जो, देखो दोस्तों, मैं अभी जो पढ़ा रहा हूं, ये जो मेरी एबिलिटी है, ध्यान से सुनना दोस्तों, तो मैं यहाँ पर जो लेबर कर रहा हूँ, लेबर मतलब यहाँ पर मजदूरी मत समझना, मैं अपना जो काम कर रहा हूँ, मेरी जो एबिलिटी है, मैं उसको नहीं बेच सकता हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि ब्रिजेश तू घर पे रहे और मेरी एबिलिटी जाकर बच्चों को पढ़ा के आई, नहीं, मुझे आना ही पड़ेगा यहाँ पर, तो मेरी एबिलिटी को मैं एक्सचेंज नहीं कर सकता हूँ। तो जो लेबरर होता है, उसका जो लेबर होता है, उसकी जो मेहनत होती है, वो संपत्ति नहीं होती है, क्योंकि उसको एक्सचेंज नहीं कर सकते। ये तो इनहेरिट क्वालिटी है, अंदर की क्वालिटी है। इफ फूड ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड, अब ध्यान से सुनना दोस्तों, इफ फूड ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड इन कोल्ड स्टोरेज फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड देयर मार्केट वैल्यू इंक्रीजेस इन फ्यूचर, देन दोज बिकम वेल्थ। अगर मान लो कि वो जो फूड ग्रेन्स है, अगर उसके पास, किसान के पास कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी आ जाए और वो लंबे समय तक स्टोर करके रखे और लंबे समय में उसके दाम बढ़ जाए, तो वो वेल्थ हो सकता है। इन शॉर्ट, वेल्थ के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अगर अप्लाई होते हैं तो वो वेल्थ है। हाउएवर टेक्नोलॉजी कैन रीडिफाइन वेल्थ, मतलब टेक्नोलॉजी जो है ना वो वेल्थ को रीडिफाइन कर सकती है। जैसे पहले टेक्नोलॉजी थी नहीं कि लंबे समय तक वीट को हम लोग स्टोर करके रख सकते थे, लेकिन अब हम लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। तो पहले जो वेल्थ नहीं थी, आज वो वेल्थ है। किसकी वजह से? टेक्नोलॉजी की वजह से। इसीलिए लिखा है हाउएवर टेक्नोलॉजी कैन रीडिफाइन वेल्थ। अब दोस्तों टाइप्स ऑफ वेल्थ जल्दी से समझ लेते हैं। कौन से दो तरह के वेल्थ है दोस्तों, याद रखो। वेल्थ किसको बोलते हैं, पहले मैं ये समझा दूं, एक बार रिवाइज करवा दूं। वेल्थ इज समथिंग विच इज यूजफुल, स्कैर्स, बीइंग कैपेबल ऑफ एक्सचेंज एंड ऑन्ड बाय समबडी। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ड्यूरेबिलिटी, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें होते हैं वो वेल्थ है। अब कितने तरह की वेल्थ होती है देखो दोस्तों। टाइप्स ऑफ वेल्थ। वेल्थ कैन बी डिफाइंड एज इंडिविजुअल वेल्थ एंड सोशल वेल्थ। किसी एक व्यक्ति की मालिकाना हक, अगर मान लो ये मकान मेरा है तो ये इंडिविजुअल वेल्थ है, ठीक है। और सोशल वेल्थ, सोशल वेल्थ मतलब क्या कि अगर मान लो कोई पब्लिक गार्डन है, ठीक है, कोई कुआं है कोई गांव में, तो वो सोशल वेल्थ है, वो समाज की संपत्ति है, वो किसी एक इंसान की संपत्ति नहीं है। तो देखो दोस्तों, इंडिविजुअल वेल्थ एंड सोशल वेल्थ एकदम आसान है ये। वेल्थ अंडर द ओनरशिप ऑफ एन इंडिविजुअल एंड मीन्ड फॉर प्राइवेट कंजम्पशन इज कॉल्ड इंडिविजुअल वेल्थ। जो संपत्ति किसी एक इंसान के मालिकाना हक की होती है और एक ही इंसान उसका इस्तेमाल करता है, उसको इंडिविजुअल वेल्थ, उसको हम व्यक्तिगत संपत्ति बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हाउस। Wealth under the society, wealth under the ownership of society and meant for collective consumption is called social wealth. For example, dam. जो संपत्ति पूरे समाज की होती है और सब लोग साथ में मिलकर उसका कंजम्पशन करते, यूज करते, उसको हम लोग सोशल वेल्थ, सामाजिक संपत्ति बोलते हैं। जैसे कि डैम है, कुआं है, ठीक है, पॉन्ड है, तालाब है और पब्लिक गार्डन है, क्योंकि ये सोशल वेल्थ है, समाज की संपत्ति और एक साथ सब लोग कलेक्टिव कंजम्पशन करते। तो ये था इंडिविजुअल वेल्थ एंड सोशल वेल्थ। एकदम आसान था दोस्तों। अब नेशनल वेल्थ एंड इंटरनेशनल वेल्थ, जो देश के मालिकाना हक की होती है, जो देश की होती है, जिसमें देश का मालिकाना हक होता है, उसको हम नेशनल वेल्थ बोलते हैं। और जिसमें पूरी दुनिया का मालिकाना हक होता है, मतलब कोई मालिकाना हक नहीं जमा सकता है, पूरी दुनिया जिसका यूज कर सकती है, उसको इंटरनेशनल वेल्थ बोलते हैं। जैसे कि समुद्र, जैसे कि सी। देखो दोस्तों, नेशनल वेल्थ एंड इंटरनेशनल वेल्थ। वेल्थ बिलोंगिंग टू अ नेशन
एंड possessed एंड treasured by a nation is called national wealth। जो देश की संपत्ति है, देश के द्वारा जिसको संभाला जाता है, उसको नेशनल वेल्थ बोलते हैं। इट हेल्प्स टू जनरेट एक्सचेंज वैल्यू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर अ नेशन। अब ये दोस्तों क्या लिखा है कि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्सचेंज जनरेट कर सकती है, एक्सचेंज वैल्यू जनरेट कर सकती है। जैसे दोस्तों कोई नदी है, अब वो देश की संपत्ति, देश के अंदर है, तो वो उस नदी में से हम लोग बहुत बड़ा पावर प्लांट हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पर एस्टेब्लिश कर सकते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट। तो उससे पैसे जनरेट होंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ताजमहल मान लो देश की संपत्ति है, तो वहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं उनसे जो फीस ली जाती है, तो वो हमारे लिए एक्सचेंज वैल्यू जनरेट करती है। तो दोस्तों नेशनल वेल्थ क्या करती है, हमें एक्सचेंज वैल्यू मतलब मनी जनरेट करने में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल रिवर्स, माउंटेन्स, लिटरेचर एंड स्क्रिप्चर्स एटसेट्रा, जो हमारे पुराने साहित्य है, वो सारे भी हमारी जो क्या है, नेशनल वेल्थ है। तो ये सब हमें एक्सचेंज वैल्यू जनरेट करने में मदद करते हैं। इसके बाद इंटरनेशनल वेल्थ इज दैट वेल्थ which is not owned by one nation but belongs to the whole world and can be used shared by several nations। अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति वो है जो किसी एक देश की नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में सभी देशों की है और सभी देश उसका एक साथ मिलकर इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई किसी को नहीं रोक सकता है। जैसे समुद्र है, सी है, वो इंटरनेशनल वेल्थ है दोस्तों। हाँ, अगर हम किसी देश की सीमा में एंटर हो रहे हैं तो कुछ ज़रूरी कागजात हमारे पास होने चाहिए, फिर हम वहाँ पर आर्ग्यूमेंट करें कि नहीं नहीं ये तो इंटरनेशनल हेल्थ है, हमने इंटरनेशनल वेल्थ है, हमने पढ़ा है, तो कुछ गलत हो सकता है हमारे साथ। दूसरे देशों के जब पुलिस या कोई भी हमें पकड़ ले तो ज़रूरी कागजात और ये सब होने चाहिए। बाकी है इंटरनेशनल वेल्थ वो। तो दोस्तों मैंने आज आप लोगों को वेल्थ का मतलब समझाया और टाइप्स ऑफ वेल्थ समझाया। वेल्थ किसको बोलते हैं, जो भी गुड्स है जिसमें ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स अप्लाई होते हैं, यूजफुल है, स्केर्स है, बीइंग कैपेबल ऑफ एक्सचेंज है, ओन्ड बाय समबडी है और ड्यूरेबिलिटी है। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जिस भी गुड्स में अप्लाई होते हैं वो आपके लिए और मेरे लिए संपत्ति है, बाकी की चीज़ें हमारे लिए संपत्ति नहीं है। तो ये वेल्थ मैंने समझा है। नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में वेलफेयर के बारे में और रिलेशनशिप बिटवीन वेल्थ और वेलफेयर समझाऊंगा दोस्तों। आज के लिए हम लोग रखते हैं इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय सिया राम।